नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल हिस्ट्री चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 का अध्ययन करेंगे। तो इकाई 1 के अंतर्गत ये हिंदी का भाषिक स्वरूप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत भाग 6 है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी की रूप रचना, तो जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया मुख्यतः आएंगे। तो इससे पहले हम इसी टॉपिक पर एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लिंग, वचन और कारक डिस्कस किए। तो जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की रूप रचना, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम, धन, ज्ञा। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सम, धन, ज्ञा यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। ये आधा माह होता है यहाँ पे, सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो जिससे पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने या करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं उन चीजों को जिससे हमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान या भाव के बारे के नाम का ज्ञान हो। तो उनकी जो भी जिस शब्द से, यानी संज्ञा का दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है नाम। तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कुछ भेद देख लेते हैं। वैसे आप सभी नेट देने वाले हैं तो आपको ये सभी टॉपिक आते होंगे, लेकिन हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत हमें डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो संज्ञा के भेद, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक आते हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से, किस आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, सरदार पटेल। तो जो कोई वो शब्द जो किसी विशेष की तरफ या विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के बारे में जानकारी दें, उनका ज्ञान कराएं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अब बात करें जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, नर, मनुष्य के अंतर्गत पूरे सभी मनुष्य आ जाएंगे, और नर के अंतर्गत कोई भी नर हो सकता है। तो नर पूरा नारी, और ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नगर, ये सब जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जिनमें हमें पूरे सभी के बारे में, पूरी उनकी जाति के बारे में पता चल रहा हो। और वहीं जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने बात की थी तो उसमें सिर्फ व्यक्तियों के नाम आते हैं, फलों के नाम आते हैं, तो वो या ग्रंथों के नाम। जैसे यहाँ पे पूरा ग्रंथ में कोई सा भी हो सकता है, जो यहाँ पे मनुष्य के अंतर्गत कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में ग्रंथ रामचरितमानस आएगा। अगर ग्रंथ की बात करें, रामचरितमानस लिखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर ग्रंथ शब्द प्रयोग किया गया है तो ग्रंथ जातिवाचक संज्ञा होगा। और ऐसे ही किसी फल का नाम है, जैसे आम, तो आम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन कोई अगर कहा जाए फल, तो फल कोई सा भी फल हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। और अब बात करेंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ ऐसे संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। तो ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे
द्रव्यवाचक संज्ञा मान लो जैसे सोना है, चांदी हो गया, और लोहा, पीतल, लकड़ी, सूत, ऊन, मोती, ये सभी द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, तो जिनसे किसी चीज, कोई वस्तुएं बनती हैं, कोई भी चीज बनती है तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जिसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है हमें। और जिसे नाप तौल, हम मतलब ऐसी पदार्थ का वस्तु का पता चले जिसे हम नाप तौल कर सकें, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, बस नाप तौल सकते हैं। तो अगला बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात की वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो शब्द जो हमें सिर्फ एक ही जाति के बारे में बताएं, जानकारी दें, उन्हें समूहवाचक कहेंगे। समूहवाचक में जैसे कक्षा हो गया, तो कक्षा एक विद्यार्थियों का समूह होगा, और जैसे हो गया कुछ क्रिकेट टीम, तो टीम जो शब्द है, तो टीम में पूरा कोई भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से पूरे एक दल के बारे में हमें पता चलता है। कोई टुकड़ी है, सेना है, तो सेना में जो एक पूरा समूह का ज्ञान हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और भाववाचक संज्ञा, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो जिससे हमें किसी भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति है या किसी वस्तु है, उसके गुण, दोष या उसका शील, स्वभाव या अवस्था या भाव, इन सभी का हमें पता चले, इन सभी का हमें बोध हो, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि बुराई हो गया, क्रोध, घृणा, तो ये सभी जो भाव हैं वो, या अवस्था हो गई कि ठंडा, गर्म, तो ये तब इन सबको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और अब बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सबके नाम के अंतर्गत या दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी नाम, जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो नाम है, किसी भी स्थान का, तो वो संज्ञा है। अब लेकिन उनके स्थान पर अगर हम कोई चीज को प्रयोग कर रहे हैं, किसी नाम को लिख रहे हैं, तो वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे मोहिनी स्कूल गई और स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी की सखी के साथ जाएगी, तो ये कुछ अटपटा सा हो जाएगा। और लेकिन गुड इवनिंग नीलम जी, तो अगर हम कहें कि मोहिनी स्कूल गई, स्कूल से आते ही वह अपनी सखी के साथ जाएगी, तो वहां पे हमने अपनी जो प्रयोग किया वो हमारा सर्वनाम होगा, और वह जो होगा वो सर्वनाम होगा। तो कुछ ये सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, और सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। तो सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग होते हैं वो है मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे यह, वह। इन्हें हम पूरे डिटेल में भी समझेंगे, पहले सिर्फ इन शब्दों को देख लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इस या इसने या उस या उसने। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किन, किन किन, कुछ कुछ इस तरीके से जो प्रश्न जो पूछ रहे हों, तो वो सर्वनाम के भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएगा। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो ऐसे प्रयोग होंगे। और निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने आप या स्वयं या खुद, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं।
तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो उसमें उसके अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो जब किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष यानी व्यक्ति आते हैं, जैसे पहला जो होता है वो स्वयं, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो जो पहला होगा वो उत्तम पुरुष होगा, जो स्वयं मतलब बोलने वाला है। जो जैसे मैं स्वयं अगर हूं तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊंगी, और जो सुनने वाला है वो आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, और जिसके तीसरे के बारे में अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो आएगा वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो किसी भी कोई भी घटना है, किसी भी वस्तु है या कोई कर्म है, तो उसके बारे में अगर कोई निश्चित जो उसके लिए जो प्रयोग हो रहा है शब्द निश्चित का वो जो बोध करा रहा है, तो वो जो किसी निश्चित वस्तु का जो बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह है, ये, वह है, वे, उन्हें, इन्हें। जैसे इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यह है मेरी कलम है, तो यहाँ पे एक समीप बोधक सर्वनाम है, यह मेरी कलम है, तो हमने जो यहाँ पे प्रयोग किया वो यह होगा। और मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा हुआ है, तो ये दूरी बोधक सर्वनाम होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी जो ये इन सर्वनाम ये जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, इनसे संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध होता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जैसे कोई, कुछ या किसी, तो ये जो बिल्कुल अनिश्चित का की भाव उत्पन्न करे कि किसी जिसमें कोई निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वो यानी अनिश्चय का ही बोध रहे, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जिसमें हम कहते हैं कोई शब्द प्रयोग करेंगे या कुछ या किसी, कि कोई आया है, तो इसमें एक अनिश्चितता का भाव आ रहा है। किसी और किसी ने आज खाना नहीं खाया, तो ये एक कुछ अलग अलग तरह से शब्द होते हैं कि किसी के लिए हमने बोला कि राम ने आज कुछ नहीं खाया, तो ये शब्द जो हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चला है, तो जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन जाएगा, तुम क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे कौन, क्या, ये जो शब्द हैं, कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये जो प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद है संबंध वाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, कोई अलग अलग बातें हैं लेकिन उनका संबंध प्रकट हो रहा है, तो या फिर संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी किसी का भी संबंध प्रकट हो रहा है, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अन्यथा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो देता है सो लेता है, तो यानी जो, सो जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसने जो वाक्य हैं, जो अलग अलग वाक्य हैं, उनको जोड़ा है। और जिनकी लाठी उनकी भैंस, तो जिसमें जिनकी और उनकी ये शब्द प्रयोग हुए हैं। जो कहा गया वही करो, तो जो हुआ और जो शब्द और वही शब्द, ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये ध्यान रखने वाले बात है, इन्हें याद करना पड़ेगा। और निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो जहां अपने आप या
अपने आप या आप शब्द का प्रयोग किया जाए वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो अपने आप का मतलब यह है कि मैं अपने आप कर लूंगा ऐसा, मैं आप ही चला जाऊंगा, या मैं स्वयं ऐसा कर लूंगा। तो स्वयं का जहां पे भाव आए वो निजवाचक सर्वनाम वहां पे होता है। और इनके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो आप, स्वयं या अपने आप जो शब्द हैं ये प्रयोग होते हैं। यहाँ पे अपने लिए यानी स्वयं का जो भाव उत्पन्न किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो और देखते हैं अब विशेषण की परिभाषा। तीसरा टॉपिक हमारा है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। तो वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की उसकी क्रिया बताएं या गुण बताएं या दोष बताएं तो वो सभी विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण से साथ साथ हमें विशेष भी पढ़ना पड़ेगा। तो विशेष क्या होते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे कहा गया 40 चोर पकड़े गए, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है? चोर की। तो इसके बारे में तो ये हमारा हो जाएगा विशेष से, और जो 40 थे वो हमारा विशेषण हो जाएगा। और मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो विशेषता किसकी बताई गई है? व्यंजन की। तो यहाँ पे व्यंजन जो है वो विशेष से होगा। और क्या विशेषता बताई गई है? मीठे। तो ये मीठे शब्द जो है ये विशेषण होगा। और अब देखते हैं विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग। तो विशेष जो है यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके साथ विशेषण जो विशेषता बताते हैं। तो विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। जैसे पहला हो गया विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। तो विशेष विशेषण के अंतर्गत आएगा कि इसके अंतर्गत विशेषण विशेष के साथ उससे पहले आता है। तो यहाँ पे जो विशेष विशेषण होंगे तो इससे विशेष से पहले विशेषण आएगा। जैसे काली गाय, तो जो काली है वो विशेषण संबंध है और गाय जो है वो विशेष है। और जहाँ पे बात करें विधेय विशेषण की तो इसके अंतर्गत विशेषण विशेष के बाद और विधेय के साथ रहता है। जैसे लड़की अच्छी है, तो इसमें विधेय विशेषण है, लड़की अच्छी है। यहाँ पे अच्छी लड़की नहीं बोला गया है, यहाँ पे कहा गया लड़की अच्छी है, तो यहाँ पे विधेय विशेषण होगा। और विशेषण के कुछ भेद देख लेते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, प्रमुख भेद। जैसे गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, कई जगह परिणाम होता है, कई जगह परिमाण होता है, और संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण जिन्हें हम कहते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, ये सर्वनामवाचक नहीं। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं। तो विशेषण का अर्थ ही गुण है, परंतु गुण का तात्पर्य अच्छी विशेषताओं से नहीं है। तो ऐसा ना समझे कि गुण कह दिया तो गुण से केवल वही तात्पर्य है कि किसी की अच्छी अच्छी विशेषताएं बताई वही ही गुण होगा। तो गुण का तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या विशेष दशा जो है, या रंग, गंध, काल, स्थान, गणेश जी नमस्कार, तो स्थान, आकार, रूप, बुराई और अच्छाई। तो यानी गुण के अंतर्गत आप जो सभी विशेष स्थितियां हैं व्यक्ति की, कि इसमें आपको गुण भी आएगा और उसकी जो दशा है, अच्छाई, बुराई, रूप, रंग, जो सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाएगा। उसका आकार भी आ सकता है, अकाल और स्थान, ये सभी। और जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मेन जो डेफिनेशन अगर ध्यान रखनी है तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि कहा गया कि बलवान या दयालु, निर्दयी, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे।
और अगर बात करें परिमाणवाचक विशेषण, जिसे मैंने बोला कहीं कहीं परिणामवाचक विशेषण भी लिखा रहता है, तो परिमाणवाचक विशेषण जो है, तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी मापतोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण वही है जिनसे हमें किसी भी संज्ञा की मापतोल पता चले। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये निश्चय परिमाणवाचक होते हैं और अनिश्चय परिमाणवाचक दो प्रकार के होते हैं। कि जैसे निश्चय परिमाणवाचक वो होंगे कि 1 लीटर दूध या 10 मीटर कपड़ा। तो अगर ऐसे बोला गया कि 1 लीटर दूध, तो हमें एक माप पता चली, उसकी एक माप तोल पता चली किसी भी दूध की हमें माप तोल पता चली। और बोला 10 मीटर कपड़ा, तो हमें कपड़े का माप पता चला कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे एक निश्चय परिमाणवाचक ये होता है। और अनिश्चय में ऐसा होगा कि जैसे थोड़ा शहद, कुछ दूध, बहुत पानी, तो यहाँ पे हमें एक अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये अनिश्चय परिमाणवाचक होगा। और तीसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः वही हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताएं। विशेषण वही होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, विशेष की। तो जो एक संख्या से संबंधित विशेषता बताएं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 2 चौथा, दर्जन, पहला, चौगुना, तो कुछ ये शब्द हैं जो निश्चित हमें बता रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। और कोई अगर प्रयोग हो रहे हैं कुछ, सब, बहुत, तो ऐसे कहा गया कुछ रुपए, तो ये जो अनिश्चित संख्यावाचक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो जिसमें सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे इसमें संज्ञा जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जो है वो एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे। कि जैसे कहा जाए कि वह लड़का बदमाश है, तो यहाँ पे एक वह लड़का जो बोला गया, वह लड़का, तो किसी लड़के के बारे में बोला गया और उसकी एक विशेषण के रूप में कुछ इस तरह से प्रयोग किया गया है। वह नेता, किसी की तरह बिल्कुल निश्चित करके कहा गया किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, उसकी कुछ विशेषता। सारे जैसे व्यक्ति हैं, सारे बालक हैं, सारे लड़के हैं, लेकिन उन्होंने एक के बारे में बोला कि वह लड़का, तो ये एक उस लड़के की विशेषता बताई, तो वह लड़का बदमाश है या वह खंबा गिर जाएगा। तो सारे जो खंबे वगैरह हैं, लेकिन उन्होंने किसी के बारे में किसी ने नहीं बोला, लेकिन बोला कि वह खंबा गिर जाएगा। तो यहाँ पे एक जो सर्वनाम है वो एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसके भी दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कि यह मेज साफ है, और यौगिक सार्वनामिक में हो जाएगा कि कैसा कपड़ा चाहिए। तो मौलिक में वो होंगे जो सर्वनाम जो बिना रूप बदले यानी अपने मौलिक रूप में ही संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए, तो वो मौलिक सर्वनामिक होते हैं। जैसे कि वह मेरी टाई है, तो ये जो वह शब्द होगा वह मेरी टाई है, तो इसका यहाँ पे कोई मौलिक ही था शब्द सर्वनाम, लेकिन इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह मेज साफ है, तो यहाँ पे जो यह जो शब्द है वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। और अगर यौगिक की बात की जाए, कैसा कपड़ा चाहिए, तो ये हमें जो ऐसा सर्वनाम जिनके रूप बदलकर हमने संज्ञाओं की विशेषता का बोध करा रहे हैं, तो वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा कि कैसा कपड़ा चाहिए। तो अब बात करेंगे क्रिया की परिभाषा। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया उसी को कहते हैं जिससे किसी जो पूर्व स्थिति है, पूर्व स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, तो कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कार्य होता पता चल रहा है, तो वो क्रिया कहलाएगी। जैसे चलना और पीना, खाना, दौड़ना, ये सभी क्या होंगे, क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और
हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं और किस प्रकार बदलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज और डिस्कस करते हैं, धातु। तो धातु क्रिया के रूप को जो है, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहेंगे। जैसे, और धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया बन जाता है। रंजू मैम नमस्कार। तो धातु, कोई भी धातु है, जैसे पठ धातु है, पठ धातु में हमने ना जोड़ा तो ये पढ़ना हो जाएगा। और उसी तरह से लिख धातु जो है, तो लिख धातु में अगर हम ना जोड़ देंगे तो वो लिखना हो जाएगा। तो ये जब हमने ना जोड़ दिया उसके बाद ये क्रिया हो जाएगी। तो अब बात करते हैं क्रिया के कुछ भेद की। तो आज हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, तो ये क्रिया बस लास्ट है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया वो होगी जिसमें जो भी क्रिया हो रही है उसका फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। जैसे रति नृत्य करती है, तो यहाँ पे जो क्रिया है उसका फल कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, तो वहां सकर्मक क्रिया इसमें सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक क्रिया वो होगी जहां पे जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है, जो कर्ता है उस पर ही पूरा फल आएगा। जैसे रेखा सोने लगी, क्या कहा है मैम आपने? संजू मैम प्लीज एक बार फिर से कुछ, ये चलिए मैं देख लेती हूँ, आपको बाद में आपका देख लूंगी पूरा आपने जो भी बात कही है। थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में कुछ आपको अपनी बात कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं इसका टाइमिंग में बढ़ाऊंगी, जल्दी से 1 सेकंड में स्किप हो जाता है कुछ भी रिप्लाई आता है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में यही अंतर है कि जो अकर्मक क्रिया होगी इसमें जो फल पड़ेगा वो कर्ता में ही रहेगा। जैसे रति हंसती है, तो रति पर ही पूरा जो अक्षर इसका पड़ेगा। या रेखा सोने लगी, तो इन्हीं को ही ये जो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब, ये सभी शायद समझ में आ गया। रंजू मैम आप एक बार फिर से टाइप करें, क्या आपने बोला था? स्किप हो गया, एक फ्लो ही टूट गया। चलिए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद जो है वो संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, नाम बोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा क्रियामूलक और परिणार्थक क्रिया। तो ये कुछ अर्थ की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं, जिसमें संयुक्त क्रिया होगी, जैसे कि संयुक्त क्रिया वो है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे रमणी सो चुकी है या रेखा सोने लगी, तो यहाँ पे सोना और लगी दोनों ही जो ये संयुक्त क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं। वह घर पहुंच गया, तो यहाँ पे ये पहुंच गया जो शब्द है ये संयुक्त क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रियाएं की यही विशेषता है कि उनकी पहली क्रिया जो मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो ज्यादातर संयुक्त क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद बात करेंगे सहायक क्रिया। तो जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं, तो यानी जैसे सापेक्ष आया है, तो यहाँ पे जो सापेक्ष आया है तो इसमें आया जो था ये मुख्य क्रिया है लेकिन सहायक क्रिया है। और उसके बाद होगा नाम बोधक क्रिया। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे दुखी होना या निराश होना। तो नाम बोधक क्रियाएं जो हैं वो संयुक्त क्रियाएं नहीं है। संयुक्त क्रियाएं 2 क्रियाओं के योग से बनती हैं, नाम बोधक क्रियाएं या जो होती हैं, और नाम बोधक क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती हैं। और पूर्णकालिक क्रिया जो होगी, एकदम फ्लो टूट जाता है अगर किसी का कुछ बीच में बात कर लो। तो पूर्णकालिक क्रिया जो है, जब क्रिया एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है, कि एक क्रिया उसने पूर्ण कर ली और दूसरी क्रिया के तरफ प्रवृत्त हुआ है,
तब पहली क्रिया जो है ये पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे उसने पढ़कर भोजन किया, तो उसने एक कार्य पूरा कर लिया कि उसने पढ़ाई की, तो उसके बाद पढ़ने के बाद पढ़कर जो है ये पूर्णकालिक क्रिया है। और जो भोजन किया जो आया है इसके बाद प्रयोग हुआ है ये पूर्णकालिक जो के बाद प्रयोग के दूसरी क्रिया होगी। और इसके बाद है क्रियार्थक संज्ञा क्रिया मूल। तो जो क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है, तो जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है तब क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, तो यहाँ पे जो टहलना शब्द जो है प्रयोग हुआ है, तो वो जो क्रिया है, टहलना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे वो संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा क्रिया होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जिन क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को उसको करने की सलाह दे रहा हो, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कि जैसे किसी को प्रेरणा देना, जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो अध्यापक ने स्वयं नहीं पढ़ी, उसने जो प्रेरणा देकर क्रिया करवाई वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कुछ जो मौलिक, जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, तो ये कुछ हैं जो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि हिंदी की रूप रचना जो है, हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत हमने लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अंतर्गत डिस्कस किए। तो अब हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया, हिंदी की वाक्य रचना और फिर मानक हिंदी से संबंधित। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अब प्लीज़ करें। बीच में बोलने से तो कुछ मिस हो जाता है, तो एकदम पढ़ा रहे होते वो एकदम से कंसंट्रेशन भी समाप्त हो जाता। तो अब अगर बताएं आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी बात है, तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें अगर आपको उपयोगी लगा।